हेलो मेरे दोस्त। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आज हम हिस्ट्री का एक नया टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मोहनजोदड़ो, जिसके उत्खनन 1922 ईस्वी में हुए और इसका जो खुदाई किया था वह राखल दास बनर्जी ने किया था। राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई की और यह स्थान जो पड़ता है वह पाकिस्तान के लाड़काना जिले में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो और आपको इससे पहले जो बताए थे हड़प्पा, ये दोनों सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो आज हम इससे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मोहनजोदड़ो के खुदाई के दरमियान क्या क्या मिला, वहाँ पे क्या क्या घटना घटी, इन सब सारे चीज़ों को हम अभी समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसका मेन जो टॉपिक है या मेन उद्देश्य है, जो एग्जाम के व्यू से अक्सर पूछे जाते हैं, उसको हम समझते हैं। देखिए, जितने भी हिस्ट्री का टॉपिक है सब कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट है। कहीं न कहीं हमारे इतिहास से भविष्य को वर्तमान से जोड़ने का काम होता है। इतिहास समझने से हमारे दैनिक जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है, जिससे हम ये सीखते हैं कि दैनिक जीवन में हमारे साथ क्या घटना घट सकती है और हमारे दैनिक जीवन उससे क्या सीखता है, उसको कैसे हम ध्यान में रख करके आगे बढ़ें। तो इन सब सारी चीज़ों की हम यानी कि उद्देश्य भी बताए थे और समझे भी थे कि क्या होता है। आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई किया था वह राखल दास बनर्जी ने किया था, 1922 ईस्वी में किया था। यह कहाँ स्थित है, अगर ये चीज समझना हो तो ये पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है, इसीलिए मोहनजोदड़ो को हम सिंधु सभ्यता के टॉपिक में ही पढ़ते हैं और वहाँ से बहुत सारे पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। तो आगे चलते हैं और बहुत सारी चीज़ों इसकी समझते हुए जाते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अगर पॉइंट कहा जाए तो यह है, सबसे बड़ा शहर था। सिंधु सभ्यता जो थी या मोहनजोदड़ो जो थी, सिंधु सभ्यता का एक पार्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी शहर थी। तो ये चीज हमको समझना है। फिर आगे चलते हैं कि मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता है उनकी सड़क। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता अगर पूछा जाए तो उसकी सड़क थी, जो सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण समकोण और उस पद्धति को, मतलब एक इधर से जा रहा है सीधा तो एक ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब एक पूरब पश्चिम सीधा जा रहा है, एक उत्तर दक्षिण पूरा जा रहा है। तो इसीलिए ये इस पद्धति को हम ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी एक दूसरे को समकोण पर काटना, जिसको हम ग्रिड पद्धति के भी नाम से जानते हैं। यह वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थी। ये सिंधु सभ्यता का जब खुदाई हुआ, वहां से जब देखा गया, तो सबसे बड़ी उसकी विशेषता ये लगी कि ये जो शहर था, मोहनजोदड़ो जो शहर थी, यह वर्गाकार क्षेत्र में चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थी और यहाँ से बहुत सारे वस्तुएं मिली है। पहला अगर देखें तो वह था स्नानागार। ये भी याद रखना है। सिंधु सभ्यता से जो मिली हुई वस्तु है या जगह है, उसमें पहला था स्नानागार, दूसरा था अन्नागार। सबसे बड़ा अन्नागार जो था सिंधु सभ्यता का, वह मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो की अन्नागार थी।
फिर यहाँ से जो मिला है पुरोहित आवास भी मिला है। फिर जो है यहाँ से सूती वस्त्र भी यानी कि साक्ष्य के रूप में मिला है। सबसे चौड़ी सड़क भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। उसके बाद यहाँ सभागार, सभागार में जहाँ सभा किया जाता था वो भी यहाँ से मिला है। पशुपति शिव का यहाँ से मूर्ति मिला है। और कांसे की नर्तकी भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। कांसे की नर्तकी से ये पता चलता है कि पहले के लोग मनोरंजन भी करते थे। तो ये भी यहाँ से मिला है। फिर बहुत सारे तांबे का यहाँ से ढेर मिला है। घर में कुआं भी मिला है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग थोड़ा सा विकसित हो गया था, तो नदी का पानी नहीं यूज करके वह कुआं का पानी यूज करने के लिए सीख गया था, क्योंकि उन्होंने सड़क का निर्माण किया। फिर जो है सूती वस्त्र का यूज करना सीख गया। फिर जो है औद्योगिक क्षेत्र में कांसे का उपयोग करना, तांबे का उपयोग करना, ये सब सारी चीज मोहनजोदड़ो के लोग यानी कि यूज करना सीख गया था। एक और इसमें चीज समझना है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है मृतकों का टीला, किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है, बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला है। तो एक ही स्थान पर कंकाल का अगर ढेर मिला है तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि ये मृतकों का टीला को दर्शा रहा है, क्योंकि मृत व्यक्ति को हो सकता है मोहनजोदड़ो में एक जगह इकट्ठा करके उसको दफनाया जाता हो। तो यहाँ से बहुत सारे क्या मिला है, याद रखना है कि मानव का कंकाल का ढेर मिला है। उसके बाद यह कंकाल क्षतिग्रस्त है, जो बड़ा आक्रमण का यानी कि संदेश देता है। मतलब जब कंकाल जो है क्षतिग्रस्त क्षतिग्रस्त मिस हो गया कि किसी का मान लीजिए कि मृत्यु हुआ तो पूरी बॉडी मिलना चाहिए, लेकिन किसी का यानी कि धड़ से अलग हुआ है, किसी का हाथ ही अलग है, किसी का पैर अलग है, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कहीं न कहीं युद्ध की स्थिति बना होगा और यहाँ पर युद्ध भी हुई है। तो इस तरह की संकेत यहाँ पे मिल रहा है मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो की हम सारे विशेषताओं को समझ चुके हैं। एक और इसमें याद रखना है कि यहाँ स्वास्तिक मोहर संबंधित मोहनजोदड़ो से मिला है। स्वास्तिक चिन्ह जो कि हमारे लिए शुभ माना जाता है, और उस समय के लोग के लिए भी वो शुभ माना जाता होगा। इसलिए यहाँ से जो मिलने का काम हुआ है स्वास्तिक चिन्ह, ये दर्शाता है कि आदमी शुभ संकेत के लिए इसका स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करता होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है। जिसका जो है निर्माण जो हुआ है, इस स्वास्तिक चिन्ह का जो निर्माण हुआ है वह है सिलखड़ी में हुआ है। सिलखड़ी पत्थर जो कहते हैं उससे ये किया हुआ है। तो धीरे धीरे देखिए, हिस्ट्री को अगर जो हम जानते जाते हैं, समझते जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं मानव का दिमाग उस समय विकसित होना शुरू हो चुका था, और मानव अपने दिमाग का यूज करना भी सीख चुका है। लेकिन जो सिंधु सभ्यता से जैसे कि हम बताए कि वहाँ से बहुत सारे लिपि मिली है, बट जिस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसका मतलब पता चलता है कि पहले के लोग पढ़ने लिखने या ये सब पे ध्यान देते होंगे, तभी तो लिपि का यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। तो इतनी सारी चीजों को हमको ध्यान में रखनी है। आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट, सूतकांगा डोर। जो अगला प्लेस जगह है वह है सूतकांगा डोर, जिसकी खुदाई 1927 ईस्वी में हुई थी। तो इसकी खुदाई यानी कि आर एन स्टाइन ने किया था। ये अंग्रेज है, अंग्रेजी नाम है। तो आर एन स्टाइन ने क्या किया, सूतकांगा डोर प्लेस की खोज की। यह सबसे पश्चिमी स्थल है जो दास्क नदी के किनारे है। यहाँ से यानी कि बंदरगाह मिले हैं। बंदरगाह क्या होता है, बंदरगाह होता है कि जहाँ पे सी पोर्ट यानी कि नौ या फिर कह सकते हो बड़े बड़े जहाज जो होती हैं
उसको रहने के स्थान होती है। फिर वहाँ से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि कोई वस्तु को ले जाना लाना, ये सब सारी चीज होती होगी। तो यहाँ से क्या हुआ है, बंदरगाह भी मिला है जहाँ पे यानी कि बहुत सारे नौर आता था, या फिर कह सकते हो कि जहाज रहता हो। तो इस तरह का यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं हम। अगला जो पॉइंट को हम समझते हैं वह है चन्नू दर्रो। चन्नू दर्रो की खुदाई जो हुआ है 1931 में हुआ है। इसकी खुदाई 1931 में, इसका चन्नू दर्रो का। और इसका जो खुदाई किया है गोपाल मजमूदार ने किया है। गोपाल मजमूदार के संरक्षण में इसकी खुदाई हुआ है। किसका, चन्नू दड़ो का। तो इतना सारे पॉइंट को अभी ध्यान रखना है। आगे हम और सारे पॉइंट को समझते जाएंगे। तो चन्नू दड़ो से क्या मिला है ये भी ध्यान रखना है। चन्नू दड़ो से जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है उसको हम समझेंगे। बट थोड़ा सा चन्नू दड़ो के बारे में जानते हैं, ये है कहाँ। तो चन्नू दड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर कहाँ है, पाकिस्तान में। अभी जो यानी कि वो जगह पड़ता है वो पाकिस्तान में पड़ता है। 1931 की जब बात हो रही थी उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों साथ ही था। बट अभी के समय में जो चन्नू को देखा जाए तो वो कहाँ है, पाकिस्तान में है। और यानी कि किस नदी पे है, तो सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है। आगे हम समझते हैं। यह एकमात्र शहर था जो दुर्ग रहित था। दुर्ग मीन्स क्या, यानी कि पतली गली, ये सब सारे चीज यहाँ पे मिलता था। यानी कहाँ से, चन्हू दरों से। यह एक औद्योगिक शहर था, ये भी चीज याद रखना है कि जो चन्हू दड़ो था ये औद्योगिक शहर था। औद्योगिक मीन्स क्या, उद्योग धंधा यहाँ से प्रारंभ होती थी, उद्योग धंधा किया जाता था। फिर यह एकमात्र पुरा स्थल है जहाँ से यानी कि वक्राकार ईंट मिली है। वक्राकार में से होता है टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि यह एकमात्र पुरा स्थल है। यह एक ऐसा जगह है जहाँ से क्या मिला है, वक्राकार ईंट मिला है। यानी कि सबकी विशेषता होती, जैसे कि आज के ईंट, पहले के ईंट, ये सब में अंतर कहीं न कहीं हुआ करता था। तो जो चन्नू से मिला है, ईंट जो मिला है वो क्या है, वक्राकार है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। यहाँ से बहुत सारे वस्तुएं मिला है। बहुत सारे वस्तुएं में से पहला वस्तु जो है, यहाँ सौंदर्य सामग्री, ये भी मिला है। सौंदर्य का सामग्री, यानी कि सौंदर्य मीन्स क्या, जैसे कि आप कह सकते हो कि सजाने में जिसका यूज होता है, सौंदर्यता को बढ़ाने में, चेहरे की लाइटिंग बढ़ाना, या फिर जो है आप समझते हैं कि सौंदर्य सामग्री में जैसे हो गया लिपस्टिक हो गया, मोती हो गया, ये सब सारे जितने भी चीज था, मनका हो गया, ये सब यहाँ से मिला है। फिर जो है मनका, जो कि हम बता ही चुके हैं, मनका भी मिला है यहाँ से। यहाँ से गुड़िया मिला है। गुड़िया का मतलब है कि पहले के लोग खेल में इसका यूज करता होगा बच्चे लोग, तो यहाँ से गुड़िया भी मिला है। फिर सुई धागा भी यहाँ से मिला है। सुई धागा का मतलब जान रहे हैं, अगर कोई कपड़े फट जाते हैं, कोई चीज को सिना होता है, तो सुई धागा का हम लोग यूज करते हैं। तो चन्नू दड़ों से सुई धागा भी साक्ष्य यहाँ से मिल रहा है। फिर जो है यहाँ से बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का एक चिन्ह मिला है। मतलब बिल्ली और कुत्ता पहले से मौजूद थे, इसका मतलब ये साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो दर्शाता है कि यानी कि बिल्ली और कुत्ता आज भी दोनों में क्या होता है, खतरनाक कर सकते हो स्थिति होता है। बिल्ली को कुत्ता नहीं देखना चाहता है, कुत्ता को बिल्ली नहीं देखना चाहता है। तो पीछा करता हुआ जो है यहाँ से चिन्ह मिला है। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का चिन्ह यहाँ से मिला है। फिर यहाँ पे अलंकृत ईंट, अलंकृत मीन्स क्या, सजा हुआ ईंट भी यहाँ से मिला है, जो एक साक्ष्य प्रमाण करता है कि पहले के लोग भी घर का निर्माण करता है, वो एक डिजाइनिंग ईटा के मार्फत क्या करता था, घर का निर्माण करता था। फिर जो है यहाँ से यानी कि
दाढ़ी या कोट शब्द वाले स्थान पाकिस्तान में पाए गए, और चन्हू-दड़ो जो कि बालाकोट में है, मोहनजोदड़ो जो कि डावरकोट, फिर जो है बहुत सारे यहाँ से क्या हुआ, पाकिस्तान में पाए गए स्थिति को दर्शाता है। यानी कि मोहनजोदड़ो, डावरकोट और दुरिद जोधरो जो है कोट, यानी कि दीजी, ये भी मिला है। फिर रोपड़ जो है, रोपड़ के बारे में जानते हैं। रोपड़ का साक्ष्य 1953 में इसकी खुदाई हुई, और इसकी खुदाई याकदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की है। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। कौन? रोपड़। रोपड़ स्थान याद रखना है कहाँ, ये पंजाब के कहाँ है, पंजाब, यानी कि हम समझ रहे हैं कि पंजाब कहाँ पड़ता है, जो कि इंडिया में, भारत में पड़ता है, और पाकिस्तान में भी कुछ जगह पे पंजाब का क्षेत्र है। तो यहाँ से क्या हुआ है, यानी कि बहुत सारे, यानी कि रोपड़, रोपड़ जगह जो है याद रखना है, यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। कौन? रोपड़। इसकी आधुनिक नाम जो है रूपनगर था, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ईंट जो मिला है वो अलंकृत मिला है। उसके बाद यहाँ से रूपनगर इसलिए भी कहा जाता होगा क्योंकि यहाँ पे सौंदर्य सामग्री का भी बहुत सारे रूपरेखा देखा गया है। फिर जो है यहाँ जो है मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों जैसे कुत्ता का भी साक्ष्य मिला है, क्योंकि मानव जो है कुत्ता को पालना पहले पसंद करता था, क्योंकि उसकी क्या करती थी वो, कुत्ता जो है ध्यान भी रखता होगा, या फिर जो है उसको हम कहते हैं कि पहरेदार, इसका काम भी करता होगा कुत्ता, तो इसलिए कुत्ता से लगाव इस सिंधु सभ्यता में देखने के लिए मिला है। फिर जो है ऐसा ही सब जो है, यानी कि यहाँ मानव के साथ कुत्ता का पालतू जानवर, यानी कि उसका जो है साक्ष्य मिला है। ऐसा ही सब नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में भी मिला है कुत्ता का साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ता का साक्ष्य, यानी कि उसको दफनाया जाना, क्योंकि पालतू पशु होता था, कुत्ते से लोग बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, उसको अपने साथ रखना पसंद करता था, इसीलिए मानव के साथ कुत्ते को भी पहले दफना दिया जाता था। फिर आगे चलते हैं, बनावली को समझते हैं। 1900 इसकी जो खुदाई हुई है 1973 में हुई है, और इसकी खुदाई किया है रविंद्र सिंह ने किया है, और यह जो है हरियाणा में स्थित है। कौन? वानावली। वानावली कहाँ है स्थित? हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी, यानी कि इसके समीप जो है रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण यहाँ नाली न मिलकर, यानी कि घरों में ही सोख्ता व्यवस्था मिला है। यानी कि यहाँ जो है निकासी के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ के लोग क्या करते थे, यानी कि नाली न यानी कि मिल करके यहाँ से क्या मिला है, घरों में जो है सोख्ता व्यवस्था, पानी आज हम लोग जो है सोख्ता बनाते हैं, और जब पानी का हमको निकासी नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, एक सोख्ता बना देते हैं, ताकि पानी क्या हो जाए, अंदर में ही समाहित हो जाए या सोख ले। तो इसका भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? वानावली से मिला है। फिर और समझते हैं एक दो पॉइंट को। यहाँ की सड़कें जो है टेढ़ी मेढ़ी थी, अर्थात सड़कों नगर को, यानी कि तारांकित भागों में विभाजित कर दी थी। तारांकित मीन्स क्या? बहुत सारे, यानी कि एक चौराहा से बहुत सारे क्या, यानी कि बहुत सारे रास्ता निकला हुआ, ऐसा साक्ष्य यहाँ से मिला है बनावली से। तो इतने सारे पॉइंट को हम समझ चुके हैं। मोहनजोदड़ो को समझे। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई किया था वह राखल दास बनर्जी ने किया था, कितना में, 1922 ईस्वी में। फिर उसकी प्रमुख विशेषता देखे थे कि ये समकोण पे इसका सर्कल क्या करता था, काटता था। उसके बाद यहाँ चतुर्भुजाकार या वर्गाकार क्या मिला है, यानी कि भूमि मिला है, या फिर कहते हैं कि स्थान मिला है। फिर जो है यहाँ से बहुत सारे वस्तुएं मिला था,
जिसमें स्नानागार था, फिर अन्नागार था, पुरोहित आवास था, फिर सूती वस्त्र यहाँ से मिला था, सबसे चौड़ी सड़क मिली थी, सभागार मिला था, फिर जो है पशुपति शिव का यहाँ पे मूर्ति मिली थी, कांसे की नर्तकी मिली थी, तांबे का बहुत सारे ढेर मिला था, घर में कुआं की व्यवस्था मिली थी, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सुतकांगा डोर को उसके बाद हम देखें, सुतकांगा डोर हम समझे कि इसकी खुदाई कौन किया था, यानी कि आर एन स्टाइन ने किया था, और ये पश्चिम में स्थित है, जो दास नदी के किनारे है। यहाँ से बंदरगाह मिले हैं, बंदरगाह सी पोर्ट जिसको हम कहते हैं कि जहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे नौ आकर के लगता होगा, फिर वहां से बहुत सारे भोजन या फिर अनाज ये सब दूसरे जगह भेजा जाता होगा नदी के किनारे। तो ये सब सारे साक्ष्य यहाँ से मिले थे। कहाँ से? सूतकांगा डोर से। इसकी खुदाई 1927 में हुई थी, और कौन किया था? आर एन स्टाइन ने किया था। उसके बाद अगला पॉइंट जो हम देखे वो देखे चन्नू दड़ो, और चन्नू दड़ो में हम समझे कि इसकी खुदाई जो हुआ है 1931 ईस्वी में हुआ है, और इसका कौन किया था? खुदाई किया था, यानी कि गोपाल मजमूदार। ये भी याद रखना है। यहाँ से क्या मिला था? दुर्ग रहित बहुत सारी सड़कें मिली थी, यहाँ औद्योगिक शहर मिला था, फिर जो है यहाँ वक्राकार ईंट का एक साक्ष्य मिला है। उसके बाद यहाँ बहुत सारे सौंदर्य का सामग्री मिला है। सौंदर्य सामग्री में से हम अभी समझे कि सजाने वाला चीज ये सब मिला। फिर यहाँ से मनका मिला, फिर जो है यहाँ से गुड़िया मिला, फिर जो है सुई धागा का यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का साक्ष्य मिला है। फिर जो है यानी कि अ, दरी और कोट शब्द वाले स्थान पाकिस्तान में पाए गए थे, और सारी चीज को हम समझे थे। उसके बाद अगला जो हम पॉइंट पढ़े, रोपड़। रोपड़ की खुदाई जो किया था वह 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, और यह कहाँ है? पंजाब के सतलज नदी पर स्थित है। और यहाँ पे आधुनिक इसको जो है आधुनिक नाम, यानी कि नो रूपनगर के नाम से भी हम क्या करते थे? समझते थे। फिर जो है यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर जो कि कुत्ता था उसका यहाँ पे साक्ष्य का समाधान मिला है। फिर यहाँ पे हम देखे कि सब जो है ऐसा ही सब जो है नवपाषाण काल में भी देखने के लिए मिला था। उसके बाद बानावली को हम समझे थे, और बानावली में समझे थे कि इसकी जो खुदाई हुई थी 1973 ईस्वी में कौन किया था? रविंद्र सिंह ने किया था। और यह कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। इसके समीप जो है गंगोई नदी है, और यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण यहाँ नाली नौ नहीं मिला है, और सोख्ता का व्यवस्था यहाँ पर किया गया था। सोख्ता में से हम समझ चुके थे पानी का अगर निकासी नहीं होता है तो जमीन के नीचे गाढ़ा खोद करके उसकी एक अच्छी सी मरम्मत कर देना, और वो पानी वहां जमा होता था, और वो भूमि के नीचे फिर समाहित हो जाता था। तो ये सब सारे साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर हम उसके बाद ये सब सारी चीज पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट अगले रोज हम पढ़ेंगे, कुणाल को पढ़ेंगे, यह कहाँ है। तो कुणाल के बारे में हमको आगे समझेंगे, ये स्थान कहाँ है स्थित, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला इतिहासकार को, सारे पॉइंट को हम समझेंगे। थैंक यू मेरे दोस्त, इतना ही आज रहने दीजिए। आगे हम फिर बहुत सारे पॉइंट लेकर के आएंगे और समझते हुए जाएंगे कि हिस्ट्री की पहले जमाने की जो प्रमाण अभी जो प्राप्त हो रहा है या हुआ है वो क्या दर्शाता है? वो यही दर्शाता है कि पहले के मानव उतने ज्यादा विकसित नहीं था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी दिमाग बुद्धि विकसित होते गया, आर्ट की खोज हुई, फिर जो है बहुत सारे धातु का मिलना ये संकेत करता था कि औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रहा था आदमी। और इसी तरह से औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ते बढ़ते आज हम जानते हैं कि इतने बड़ा उद्योग धंधा अभी लग चुके हैं पूरे विश्व में, कि उद्योग धंधा अगर ठप हो जाए तो मानव का जीना कहीं न कहीं हराम हो जाएगा। क्योंकि अभी उद्योग धंधा के ही वजह से क्या हो रहा है, सारी चीज का हम देखते हैं, रहन सहन हो मानव का, दैनिक जीवन यापन हो, ये सब सारी चीज प्राप्त हो रहा है, और बहुत सारी चीज को हम समझते हुए यहाँ से जा रहे थे।
तो इतिहास हमारे दैनिक जीवन के समस्याओं का समाधान भी, जो हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए। अगर जब हम कहीं गलत ट्रैक से देश को विकसित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि ये वर्तमान समय कहीं भूतकालीन समय में नहीं बदल जाए और फिर जो है यहाँ के भी साक्ष्य कहीं न कहीं दफन होकर के एक प्रमाण के रूप में रह जाएगा। तो इसीलिए हमको प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर जब ऐसा हम करते हैं, तो कहीं न कहीं हम दैनिक जीवन से अपनी समस्याओं का समाधान नहीं खोज करके फिर हम पतन की ओर जा रहे हैं। तो इसीलिए हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी होता है और ये यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, सब जगह कहीं न कहीं एसएसटी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कंपटीशन की दृष्टि से एसएसटी सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है ताकि हम अपने स्थिति, परिस्थिति ये सब को समझ पाए और दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान कर पाए। आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ ऑल।